guys, so the topic for today is again hip tuberculosis. आज हम बात करेंगे about the classification, about the clinical features and about the complications of hip tuberculosis. तो पहली वीडियो में हमने बात की थी the basics of the musculoskeletal TB, the basics of hip TB, the stages of hip TB. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो you can definitely refer to that video. और आज हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हिप टीबी. तो इट वाज गिवन बाय शनमुगा सुंदरम एंड ही क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी एंड सेकेंडली द क्लिनिको रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. तो इन्होंने क्लासिफाई किया था टू फॉर्म्स में, ठीक है. फर्स्ट वन वाज स्टेबल, सेकेंड वाज अनस्टेबल, ठीक है. अब स्टेबल फॉर्म में सबसे पहले उन्होंने बताया द अर्ली फॉर्म ऑफ टीबी, ठीक है. अर्ली फॉर्म ऑफ टीबी, अर्ली फॉर्म में क्या आएगा? नॉर्मल टाइप ऑफ टीबी. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज नॉर्मल टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. अब नॉर्मल से हमें पता है कि इसका मतलब ज़्यादा हमें कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा. तो इसमें क्या होता है? द प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन वाज साइनोवियम, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है. इन केस ऑफ द साइनोवाइटिस स्टेज, जिसमें कि प्राइमरी इन्फेक्टेड लोकेशन इज द साइनोवियम, तो वही इन्फेक्ट होता है नॉर्मल टाइप ऑफ टीबी में. और उसके अंदर सब कॉन्ड्रल बोन नेक्रोसिस इज नॉट एट ऑल फाउंड. सिस्ट फॉर्मेशन कैन बी देयर एंड कैन नॉट बी देयर, ठीक है. The last thing is that in case of normal type of arthritis tuberculosis, there is no destruction of the joint spaces, ठीक है. जो हम सेकंड की बात करें तो it is as a result of progression, as a result of the progression of the tuberculosis of the hip. तो इसमें क्या आते हैं? दो टाइप. फर्स्ट वन इज atrophic and the second one is the Perthes disease type. Perthes disease क्या होती है? It is a disease which is caused due to the avascular necrosis of the head of the femur, which results in the loss of the contour of head of femur and degeneration of the neck and the head. अब सीधी सरल भाषा में बात करें तो क्या होता है कि बोन के जो हेड का और नेक का और ट्रोकैंटिक पार्ट है, मतलब जो अपर फीमर है, उस पे जो ब्लड सप्लाई है इट इज डिक्रीज्ड, या फिर वैस्कुलर सप्लाई में कोई भी एम्बोलिज्म की वजह से देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन विच कॉजेज द नेक्रोसिस ऑफ दिस एरिया एंड विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ दिस कॉन्टूर और डिजेनरेशन, ठीक है. सो इस टाइप के हिप ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आर्टिकुलेशन बिटवीन द फेमोरल हेड एंड एसेटाबुलम. तो क्या हुआ? इसका मतलब कि इस एरिया का विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिफाइसिस, इसका फ्रेगमेंटेशन चालू हो जाता है, मतलब ये बिखरने लगता है, ठीक है. हमने पिछली बार भी बात की थी कि बोनी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रक्शन में जाते हैं. सो उसके वजह से ही ये जो एरिया है इट गोज इनटू फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. So first is epiphyseal fragmentation. The second thing is जो neck है उसका क्या होता है? Due to the embolism और the proliferation of the bacteria, मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं तो it results in thickening of the neck, है ना. neck के यहाँ पे like they grow in this region, है ना. So it results in thickening of the neck. So this was observed in case of Perthes type of hip TB. अब next चीज जो होती है in case of unstable TB is या तो क्या होगा? subluxation या फिर क्या होगा? dislocation, ठीक है. तो subluxation और dislocation का बेसिक जो सबसे बेसिक फंडा होता है वो क्या होगा? अगर हम हिप जॉइंट की बात करें तो अगर ये एसेटाबुलम है और ये मेरा हेड ऑफ फीमर है तो इसके अनस्टेबिलिटी के क्या कॉज हो सकते हैं, ठीक है. इंस्टेबिलिटी के इसके क्या कॉज हो सकते हैं? या तो ये पोर्शन छोटा हो जाए या ये पोर्शन छोटा हो जाए, ठीक है. तो इट विल रिजल्ट इन दी सुपेरोलेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो इसका क्या होता है? या तो सबलक्सेशन या इट कॉजेज दी डिसलोकेशन. तो अगर सबलक्सेशन होता है तो इट इज कॉल्ड एज ट्रैवलिंग
type of hip tuberculosis. Traveling type of hip tuberculosis मतलब the partial dislocation of the femoral head. एंड इसका जो बेसिक फंडा है इट इज द लोकलाइज्ड एसिटाबुलम रूफ डेफिसिट. इसका मेन रीजन है एसिटाबुलम की रूफ जो है उसके अंदर डीजनरेशन. ठीक है, एसिटाबुलम की रूफ अगर डीजनरेट होती है तो इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड कॉन्टैक्ट ऑफ द हेड ऑफ फीमर एंड द एसिटाबुलम. ठीक है, तो इट रिजल्ट्स इन द इंस्टेबिलिटी एंड कॉजेज द पोस्टेरो एंड दी सुपेरोलेटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो इसमें ट्रैवलिंग एसिटाबुलम होता है एंड डिसलोकेटिंग टाइप ऑफ टीबी में क्या होता है, देयर इज फुल डिस्प्लेसमेंट. नाम से पता पड़ रहा है फुल डिस्प्लेसमेंट. तो इसके अंदर क्या होता है, देयर इज द सेम थिंग, सुपेरो पोस्टेरो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बट फर्क क्या है, इट इज पार्शियल, इट इज फुल. फुल क्यों होता है, जब सारे कैप्सूल, सारे लिगामेंट्स एंड अदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो भी होते हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं. दे स्टॉप रेस्ट्रिक्टिंग द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो दिस रिजल्ट इन फुल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेमोरल हेड. अब अनस्टेबल टाइप में दूसरी चीज क्या आ सकती है, या तो एक्सेसिव एसिटाबुलम का साइज बढ़ गया. ठीक है, उस वजह से क्या हुआ, हमारा फेमोरल हेड है वो खुल गया. मतलब अगर ये आर्टिकुलेशन था और एसिटाबुलम का साइज अगर बढ़ गया तो ये आर्टिकुलेशन हो गया. सो दिस विल रिजल्ट इन डिक्रीज्ड कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, एक्सेसिव इंक्रीज इन एसिटाबुलर साइज. अगर एसिटाबुलर साइज बढ़ता है तो इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज्ड कॉन्ग्रुएंसी. तो अगर कॉन्ग्रुएंसी डिक्रीज हुई तो it will result in degeneration as well as increased chances of instability. So ये हमने क्या बात की कि unstable type of tuberculosis में subluxation dislocation हो सकता है या फिर excessive increase in size of acetabulum हो सकता है. So इसमें कौन से टाइप के आते हैं tuberculosis की classification? First one is mortar pistil अपीयरेंस लाइक टीबी. ठीक है, मोर्टार पिस्टल अपीयरेंस लाइक क्या होता है, इसमें एसिटाबुलम का साइज इज लाइक दिस. ठीक है, अब मेरा फेमोरल हेड छोटा हो गया. इसमें क्या होता है, एसिटाबुलम के जो फ्लोर है उसका साइज इंक्रीज होता है. ठीक है, वो ऐसे होने की बजाय वो ऐसे हो जाती है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से डिजनरेशन होता है ना. तो ये वाला पार्ट एक्सपोज हो गया. अब जो फीमेल का हेड है उसका साइज कम होता है. देखो, अगर मेरे फीमेल का हेड का साइज कम हुआ और ये जो फ्लोर यहाँ पे जा रहा था वो अब ऐसे हो गया तो इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज्ड कॉन्ग्रुएंसी. अब डिक्रीज कॉन्ग्रुएंसी हुई तो इट रिजल्ट्स इन चांसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एंड ये कैसा अपीयरेंस दे रहा है, मोर्टार पिस्टल का, कि समथिंग इज placed as pistil in the mortar. ठीक है, so first one was this, and the last classification or the last type of tuberculosis is protrusion acetabuli. नाम से पता पड़ रहा है protrusion acetabuli मतलब acetabuli is helping in protrusion of the femoral head. मतलब एसिटाबुलम जो है इट इज डिक्रीजिंग इट्स कॉन्टैक्ट विद द फेमोरल हेड. प्रोट्रूजन एसिटाबुलम इज द मेन रीजन फॉर द वॉन्डरिंग एसिटाबुलम, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी. तो प्रोट्रूजन एसिटाबुलम में क्या होता है, ये जो फ्लोर है इसका डिजनरेशन, फ्लोर का डिजनरेशन हुआ. मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एसिटाबुलम, दिस इज माई हेड ऑफ फीमर, फ्लोर इज माई थंब. तो फ्लोर का डिजनरेशन हुआ तो इस साइड से जो फेमोरल हेड है वो एक्सपोज हो गया. ठीक है, अब प्रोट्रूजन की वजह से क्या होता है, ये जो मेरा एसिटाबुलम है वो पीछे की तरफ डिस्प्लेस होता है, मीडियली डिस्प्लेस होता है ड्यू टू द प्रेशर बाय फेमोरल हेड. ठीक है, अब अगर फेमोरल हेड ने प्रेशर एक्सर्ट किया तो इट गेट्स डिस्प्लेस्ड मीडियली और वो
एक्सपोज कर देता है फीमर के हेड को ज़्यादा, जिस वजह से वो पीछे की तरफ जा सके, विच इज़ कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ femoral head. और प्रोट्रूजन एसिटाबुला और वॉन्डरिंग एसिटाबुलम इसलिए ही बोला था बिकॉज एसिटाबुलम इज वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, मतलब एसिटाबुलम मूव कर रही है इधर से उधर, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द प्रोट्रूजन एसिटाबुला. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन given by the scientist named as Shanmugasundaram. So first one was normal, second was atrophic, third was Perthes type, fourth was the subluxation, or fifth one is dislocation type. The next one is motile pistil appearance type TB. The last one is protrusion. So अब अगर हम बात करेंगे about the clinical features of hip tuberculosis, तो हम सबसे पहले बात करेंगे about the pain, क्योंकि पेन इज द बेसिक फाइंडिंग इन एनी केस ऑफ ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस. हिप ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें तो इट इज ऑब्जर्व कि लॉन्ग स्टैंडिंग पेन होता है, ठीक है. अब लॉन्ग स्टैंडिंग पेन की इट इज ऑब्वियस क्योंकि हिप इज अ वेट बेयरिंग जॉइंट, और अगर उसमें ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन उसमें इफ्लूशन होता है, जो कि हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में इन द साइनोवाइटिस स्टेज. तो लॉन्ग स्टैंडिंग पेन इज ऑब्जर्व ड्यू टू द एफ्लूशन इन द हिप जॉइंट, ठीक है. इसका मेन अदर क्लिनिकल फीचर इज लिम्ब लेंथ डिस्पेरेंसी. हमने बात की थी साइनोवाइटिस में देयर इज एपरेंट लिम्ब लेंथनिंग. एपरेंट लिम्ब लेंथनिंग किस वजह से हो रही थी? इट इज ड्यू टू द पोजिशन ऑफ अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, और उसमें हमने बात की थी देयर वाज फ्लेक्शन आल्सो, ठीक है. जो लिम्ब लेंथनिंग थी वो अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन की वजह से हो रही थी, एंड द फ्लेक्शन वाज कॉज्ड just beyond the neutral because of the slight tightness in the capsule, the ligaments and the iliopsoas muscle, but the flexion was not causing the apparent limb lengthening. Okay, so the basic reason for the limb lengthening was abduction, external rotation and the efflusion. ठीक है. अब ये जो लिम्ब लेंथनिंग है अगर पेशेंट सुपाइन में आता है तो इट डिसअपियर्स, ठीक है. दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज एपरेंट लिम्ब लेंथनिंग. तो हम बात कर रहे थे कि लिम्ब लेंथनिंग क्यों हो रही है. इट वाज कि हमने बात की थी सेकेंड स्टेज से जो ये पोजिशन है इट गोज इनटू फ्लेक्शन, अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन. सो दिस इज द बेसिक कंसिडरेशन कि शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब हो जाती है in case of hip tuberculosis infection, ठीक है. So this is the next clinical feature which is observed. The other clinical feature observed is enlargement of inguinal lymph nodes. अब guess करो कि inguinal lymph nodes का enlargement क्यों हो रहा होगा. inguinal lymph nodes क्या करेंगे? दे वर्क इन डिफेंस मैकेनिज्म टू एक्टिवेट द टी सेल्स, जैसे कि हमने हमारी बेसिक्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की वीडियो में बात की थी कि इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स या फिर कोई और भी बॉडी के लिम्फ नोड्स दे ऑल टेक पार्ट इन डिफेंस, इन जनरेटिंग अ डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ठीक है. सो enlargement of inguinal lymph nodes is because increased activity of lymph nodes. तो एक्टिविटी ऑफ लिम्फ नोड्स इंक्रीज हुई, उन पे वर्कलोड बढ़ा, सो दिस रिजल्टेड इन enlargement of inguinal lymph nodes, और these are the lymph nodes which are nearest to the hip joint, ठीक है. So this is why we observe the enlargement of these lymph nodes in case of hip tuberculosis. The next feature is medial knee pain. अब medial knee pain क्यों होगा? Medial knee pain is because हिप जॉइंट की जो आर्टिकुलर नर्व सप्लाई है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द नी, ठीक है. वो भी मीडियल साइड में, क्योंकि फेमोरल की कई क्यूटेनियस ब्रांचेस एंड कई प्रोप्रायोसेप्टिव ब्रांचेस कम ऑन टू द मीडियल साइड ऑफ द नी. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द नर्वस सप्लाई. द नेक्स्ट फीचर इज नाइट पेन. नाइट पेन का सबसे मेन कारण होता है ड्यू टू दी मसल स्पाज्म. पूरे दिन भर में जो हम काम करते हैं दैट रिक्वायर्स दी मस्कुलर एक्टिविटी. अब अगर रात में आके द मसल्स आर रिलैक्स्ड,
ठीक है। तो एज कम्पेयर टू डे में जो एक्टिविटी हो रही थी उससे कम एक्टिविटी हो रही है। अब उस वजह से क्या होता है, जो जॉइंट का मूवमेंट है इट इज फोर्सफुल, है ना। तो अब जॉइंट का मूवमेंट अगर फोर्सफुल होता है या फिर जो सुबह के टाइम पे स्पाज्म क्रिएट हो रहा था, दिस ऑल रिजल्ट्स इन अनगार्डेड मूवमेंट ऑफ जॉइंट, मतलब कोई प्रोटेक्टेड मूवमेंट नहीं हो रहा जॉइंट का, ठीक है। सो दिस रिजल्ट्स इन नाइट पेन। द नेक्स्ट थिंग इज नाइट स्वेट्स। नाइट स्वेट्स का प्रीवियस वीडियो में भी हमें बताया गया था कि नाइट स्वेट्स आर ड्यू टू दी ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर अल्फा which is increased in tuberculosis causing the night sweats. हम बात करते हैं अबाउट द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो, दैट इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हिप ट्यूबरकुलोसिस। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, अगर आपको हिप ट्यूबरकुलोसिस समझ में आया है थोड़ा थोड़ा, तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दी 2 to 3 कॉम्प्लिकेशंस वेरी इजीली, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशंस कब कब आ सकते हैं, अगर हम कोई ट्रीटमेंट दें तो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या फिर अगर हम उस पोर्शन को ट्रीट ही ना करें तो उस वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अगर हम हिप ट्यूबरकुलोसिस में बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो immobilization is the preferred treatment in case of hip tuberculosis. तो अगर हम देखें immobilization है by applying the cast, ठीक है। हमने अगर लेग को स्टेबलाइज किया है विद लेग ट्रैक्शन इन अ पर्टिकुलर पोजिशन। लेग ट्रैक्शन क्यों दिया जाता है, टू रिड्यूस द पेन जनरेटेड ड्यू टू द एफ्लूशन, है ना। सो अगर ये होता है तो इट रिजल्ट्स इन early fusion of growth plates, early fusion of growth plates of knee। अब अगर अर्ली फ्यूजन हो रहा है तो अगर हम बच्चों में बात करें तो बच्चों में ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज ना हो जिस वजह से हमारी हाइट बढ़े, ठीक है। सो दिस इज प्रेफर्ड नॉर्मली। अब अगर बच्चों में हमने इमोबिलाइजेशन कर दिया टू प्रिवेंट या टू ट्रीट द हिप ट्यूबरकुलोसिस और ये चीज हो गई तो इट विल रिजल्ट इन लिम्ब शॉर्टनिंग। तो एक लिम्ब बड़ा एक लिम्ब छोटा कॉल्ड एज लिम्ब लेंथ डिस्पेरेंसी विल बी ऑब्जर्व, ठीक है। सो वो तो हमने देखा कि क्लिनिकल फीचर है। चलो कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ, फ्रेम नी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्रेम नी, जिसमें की ग्रोथ प्लेट्स ऑफ द नी जॉइंट fuses before the age, okay. So this is the first complication. The second complication is the coxa vara. अब coxa vara हम as a complication ना लेके as a compensatory complication ले सकते हैं, ठीक है। coxa vara क्यों होता है, it is because जो हम इतनी देर से बात करें कि जो हमारा head of femur है, it can displace posteriorly, it can displace superiorly, it can displace laterally due to the decreased acetabulum contact या फिर due to the decrease in the head of femur का circumference। तो coxa vara क्या करता है, हम सबको पता है coxa vara जो होता है it is the decrease in the angle of inclination, ठीक है। तो अगर neck और head का inclination decrease हो गया तो ये क्या करेगा, ये केवल इसको एक डायरेक्शन देगा डिस्प्लेस होने का, दैट इज मीडियली, ठीक है। क्योंकि वेट ट्रांसफर इसी तरीके से होगा। इस केस में वेट ट्रांसफर कैसे होता है, सुपेरोलेटरली एंड पोस्टीरियरली। अब इस डायरेक्शन में तो एक ही जगह वेट ट्रांसफर हो रहा है, सो दिस डिक्रीजेस द चांस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हिप ट्यूबरकुलोसिस में बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी द coxa vara tries to decrease the instability, ठीक है। so it can be called as a compensated complication. The next complication which can occur is coxa magna और valga। अब guess करो कि coxa magna क्या होता होगा। coxa valga तो सबको पता है, increase in angle of inclination। अब मैं बता देती हूँ कि coxa valga क्यों होगा, ठीक है। ये अगर हमारी नॉर्मल फीमर है तो coxa valga इज दिस
फिर हमारा ये स्टार्ट हो रहा है शाफ्ट। सो कॉक्सा वैल्गा इज इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द एरिया। अब ब्लड सप्लाई इंक्रीज कब होगा? जब हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करेगा, तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होके वो ट्राई करेगा कि वो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन को हटा सके, वो बैक्टीरिया को हटा सके, रिमूव कर सके, ठीक है। सो उस केस में देयर कैन बी कॉक्सा वैल्गा विच कैन ऑल्सो कॉज द पोजिशन ऑफ फ्लेक्शन, abduction एंड एक्सटर्नल रोटेशन, जो कि अर्ली स्टेज में ऑब्जर्व हो सकती है, ठीक है। बाद में तो हमें पता है डिस्ट्रक्शन हो ही रहा है, ठीक है। सो कॉक्सा वैल्गा कैन बी ऑब्जर्व्ड इन दैट केस। कॉक्सा मैग्ना क्या होता है? इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस ऑफ द फेमोरल हेड एंड नेक, ठीक है। ये किस वजह से होगा? ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे या फिर सीजेटिंग नेक्रोसिस या एब्सेस फॉर्मेशन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है, which can result in the increased circumference causing the coxa magna. The next complication is the hypoplasia of the femoral head. अब hypoplasia क्या होता है? हम सबको पता है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। हाइपोप्लेजिया मीन्स डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब कौन सी कंडीशन में फेमोरल हेड की सेल्स डिक्रीज होंगी? ज़्यादा डिस्ट्रक्शन में या कम प्रोडक्शन में, है ना। तो कम प्रोडक्शन कब होगा? जब देयर इज एम्बोलिज्म, जो कि ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। और ये हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है कौन कौन से एरियाज आर वेरी मच प्रोन टू दिस कंडीशन, उसमें से एक था फेमोरल हेड। सो दिस कॉम्प्लिकेशन इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है। और हमने एक और चीज देखी थी कि ग्रेटर ट्रोकैंटर जो है वो भी एक साइट था जिसपे कि ओरिजिन ऑफ हिप ट्यूबरक्लोसिस होता है। सो अगर ग्रेटर ट्रोकैंटर मतलब ये एपिफाइसिस, यहाँ भी एक एपिफाइसिस होता है इन चिल्ड्रंस, यहाँ भी एक होता है, ठीक है। सो अगर ये और ये रीजन इफेक्ट होते हैं तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ डेवलपमेंट of hypoplasia of the femoral head, ठीक है। The next complication is Perthes disease. Perthes disease type of tuberculosis की हमने बात की थी, वो उसमें भी सेम चीज़ हो रही थी, but Perthes disease itself can be the complication of hip tuberculosis because अभी हम बात कर रहे हैं कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, वहाँ पे उस एरिया पे ब्लड सप्लाई बंद ही हो जाए, तो what it will cause? AVN, avascular necrosis, which is causing the Perthes disease. So this was all about the complications of hip tuberculosis. The last few points I would like to add on are कि जो हमारे hip tuberculosis में cold abscess बन रहा था, ठीक है, it can cause a feeling of fullness in the trochanteric region. अब अगर ये एरिया इफेक्ट होता है और यहाँ पे कोल्ड एब्सेस बनता है, ठीक है, सीजेटिंग नेक्रोसिस फॉर्म होता है, तो इट रिजल्ट्स इन फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब भारीपन लगेगा पेशेंट को इन द ट्रोकैंट्रिक रीजन, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज जो एब्सेस है अगर वो अडक्टर रीजन में ऑब्जर्व होता है, मतलब पेशेंट बोलता है कि मीडियली मुझे भारीपन लग रहा है, या ओवर द आइलिड क्रेस्ट अगर पेशेंट को हेवीनेस लगती है, तो हमेशा याद रखना कि एसिटाबुलम इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एसिटाबुलम कैसे बीच में आ गया, क्योंकि हम बात तो आइलिड क्रेस्ट की कर रहे हैं या फिर हम मीडियल साइड की कर रहे हैं, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये एसिटाबुलम है, आगे जाके इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इननॉमिनेट और द हिप बोन, ठीक है। सो आइलिड क्रेस्ट एंड द प्यूबिस। सो एसिटाबुलम में अगर प्रोलिफरेशन है, डीजनरेशन बढ़ रहा है, बैक्टीरिया का प्रोलिफरेशन बढ़ रहा है, तो इट कैन इफेक्ट द आइलिड क्रेस्ट एंड इट कैन ऑल्सो गो ऑन टू द प्यूबिस। प्यूबिस का है मीडियल रीजन में, आइलिड क्रेस्ट का है ओवर द इलियम, इलियम एक पोर्शन है एसिटाबुलम का। सो एसिटाबुलम इज द प्राइम साइट ऑफ इन्फेक्शन। हमने देखा कि अगर हम हिप बोन की बात करते हैं तो ओरिजिन में से 4 साइट थे,
एक ट्रोकैंट्रिक था, एक नेक था, एक हेड था और एक एसिटाबुलम। तो अगर इन दोनों जगह पे हमें एब्सेस दिखता है तो वी कैन कंक्लूड दैट एसिटाबुलम इज द प्राइम साइट, क्योंकि बाकी तीनों जो कॉमन ओरिजिन थे वो तो फीमेल पे थे. सो दिस इज द बेसिक थिंग, and here I end my words, and this was all about the hip tuberculosis, and we are done with our tuberculosis series. So thank you so much for watching.